हेलो साथियों, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम देखेंगे BSTC एंड DLED फर्स्ट ईयर के 7th पेपर जो हमारा गणित शिक्षण है उसके बारे में। इसमें दोस्तों कुल 5 यूनिट है, एक एक करके हम सबको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और बिल्कुल ये जो क्लास है बहुत ही गारंटेड है और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इनको समझते रहिए। सारे क्वेश्चन अपनी इन क्लासों से कॉपी होने वाले हैं। अगर आपने लास्ट पेपर्स की क्लासें भी अगर चैनल से देखी है तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। यानी जो फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पेपर तक की जो है हमारे एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो उनमें भी सारे के सारे क्वेश्चन अपनी क्लासों से ही पुटअप हो रहे हैं। तो अभी आगे भी यही प्रोसेस रहने वाला है। आप अपनी इन क्लासों को देखिए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। ये मित्रों बहुत ही सॉलिड जूस है और ये जूस आपको आपके एग्ज़ाम के लिए पुष्ट करेगा और आप अपनी एग्ज़ाम में जो हमारा गणित का जो पेपर है 7th है वो 60 अंक का है और 60/60 आने से 60 में से 60 अंक प्राप्त करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, अगर आपने ये क्लासें अच्छे से देखी है और समझी है तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुबिटाइजेशन किसे कहते हैं? सुबिटाइजेशन किसे कहते हैं? तो देखिए, सुबिटाइजेशन का अर्थ होता है बिना गणना के मात्रा में परिवर्तन को पहचानने की योग्यता। अब गुरुजी ये कैसे? जैसे देखिए, बिना गणना के, बिना गिनती के, बिना गणना किए, बिना काउंटिंग किए मात्रा में परिवर्तन को पहचानने की योग्यता ही क्या है दोस्तों? सुबिटाइजेशन है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 1 मिनट, जैसे आपके सामने संख्या लिखी हुई है 12 × 8। अब आप बिना गणना किए हुए, अगर आपको पता है कि 12 × 8 12 8 96 होता है, तो आपको पता है इसका आंसर 96 है, 96 है, तो बस यही सुबिटाइजेशन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गणना के लिए क्विप नोट का इस्तेमाल कहाँ किया गया? तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। जो क्विप नोट है इसका जो उपयोग है, इस्तेमाल है, वो दक्षिण अफ्रीका के इंका साम्राज्य में किया गया। क्विप नोट का उपयोग किस लिए होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि क्विप नोट, हम गणित पढ़ रहे हैं तो निश्चित ही इसका आंसर है जो स्वाभाविक रूप से गणना के लिए होना चाहिए। तो गणना के लिए क्विप नोट का इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ किया जाता था? तो दक्षिणी अमेरिका के इंका साम्राज्य में। तो बहुत ही अच्छे से समझते रहिए दोस्तों। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसकी जो मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो एक बार क्लास को अच्छे से देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से समझिए और डायरेक्ट कंटेस्ट कर लीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जो गणित है माइंड में आपके यहीं पूरी सेट कर दूं, ठीक है। अपने को गणित का विद्वान नहीं बनना है, केवल अपने को STC का एग्ज़ाम क्रैक करना है। एग्ज़ाम क्रैक ही नहीं, बहुत ही टॉप रैंक के साथ कवर क्रैक करना है। तो यकीन मानिए इससे बेहतर आपको सॉलिड मैटर कहीं नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट्स जो है ये मैटर है। अच्छे से देखिए और लास्ट में PDF से एक बार अपने आप को जो है वापस रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट है, अपने शरीर के अंगों का इस्तेमाल संख्या के प्रतीक के रूप में कौन किया करते थे? अब शरीर के अंगों का इस्तेमाल संख्या के प्रतीक के रूप में कौन किया करते थे? तो देखिए, अब कई मित्र बोलेंगे सर शरीर के अंगों का उपयोग गणना के लिए कैसे करते हैं? तो जैसे देखिए, हम क्या बोलते हैं, कोई मान लीजिए हम कहीं दुकान पर है, वो पूछता है कि जो भी फला सामग्री कितनी चाहिए, तो मान लीजिए अंगुली कर देते हैं। 1 अंगुली मतलब 1, 2 अंगुली मतलब 2। अब 4 अंगुली कर दी, इसका मतलब क्या है? 4। या फिर कभी कभी बोलने का मन नहीं होता है, हम किसी बालक को पूछते हैं कि भाई तू कौन सी क्लास में? अगर मान लीजिए वो 4th में पढ़ता है तो क्या करेगा? सीधे ही 4 अंगुली कर सकता है ना। दिक्कत क्या है? अगर सामने वाले में समझना कि जो है कैपेसिटी है तो इस प्रकार से भी एक्सप्लेन कर सकता है। तो शरीर के अंगों का इस्तेमाल भी जो है संख्या के प्रतीक के रूप में जो है कौन किया करते थे? तो आपको ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक पापुआ न्यू गिनी में रहने वाले लोग अपने शरीर के 27 अंगों के इस्तेमाल संख्या के प्रतीक के रूप में करते थे और इस शरीर के हिस्सों के नाम का इस्तेमाल संख्या नाम के लिए करते थे। तो ध्यान रखना है आपको। देखिए दोस्तों, ज़्यादा रटना नहीं है। अगर आपको जो लॉजिक याद नहीं हो उसको बिल्कुल छोड़ देना है। तो मिलता जुलता लिख दिया, आपको लिखना है ऑस्ट्रेलिया के आसपास के क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया के आसपास के क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं वे अपने शरीर के 27 अंगों का इस्तेमाल संख्या के प्रतीक के रूप में करते थे और वे शरीर के हिस्सों के नाम का इस्तेमाल संख्या नाम के लिए करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी और हिंदी में संख्या नाम के प्रयोग में क्या अंतर है? अंग्रेजी और हिंदी में जो संख्या जो गिनती है उसमें क्या, उसके प्रयोग में क्या अंतर है? तो बहुत ईजी है मित्रों, अच्छे से समझिए। अंग्रेजी और हिंदी की बात करें तो इनकी गिनती में क्या अंतर है? तो पहले मैं ये इतना सा मैटर पढ़ लेता हूँ यहाँ से और फिर मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी लैंग्वेज में बता दूंगा, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। तो अंग्रेजी में 12 है, यानी 12 है। 12 तक के प्रत्येक संख्या के लिए एक नया शब्द है।
अब आपको कुछ कुछ चीज़ें माइंड में वापस आ रही होगी है ना। 12 तक के प्रत्येक संख्या के लिए एक नया शब्द है, जैसे ए के लिए 1, 2 के लिए 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 12 तक सब के लिए एक नया वर्ड है, 12 तक सभी वर्ड नए हैं। और उसके बाद में हम इन्हीं संख्याओं को दोहराते जाते हैं, इन्हीं संख्याओं को वापस पढ़ते रहते हैं, जैसे 13, 14, 15, 17, 16, 17, 18, 19, 20 और फिर 20 के बाद में देखेंगे मित्रों कोई नया वर्ड नहीं आएगा, केवल 1, 2, 3, 4 इन्हीं को आपस में ऐड करते जाएंगे है ना। 21, 22। तो बात आप समझ रहे होंगे कि अंग्रेजी और हिंदी में जो संख्या नाम के प्रयोग में क्या अंतर है। तो अंग्रेजी में 12 तक के प्रत्येक संख्या के लिए नया शब्द है और उसके बाद हम उन्हीं संख्याओं को वापस दोहराते जाते हैं। फिर अगर 20 तक बच्चों को गिनती आ गई है ना, फिर तो आप अंग्रेजी में बच्चों को जितनी चाहिए उतनी सिखा सकते हैं, क्योंकि बस उन्हीं संख्याओं को वापस दोहराना है। जबकि हिंदी में 10 तक की संख्याओं बताने के लिए प्रत्येक संख्या के लिए नया शब्द। अब हिंदी की बात करें तो इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये जो 10 अंक है, ये 10 अंक है, इनको बताने के लिए प्रत्येक संख्या के लिए नए शब्द। और 10 के लिए भी 1 और 0 को जोड़ के संख्या बनाते हैं। तो यहाँ तक की बात करें 1 से 10 तक की, तो इनके लिए प्रत्येक संख्या के लिए हमें नया शब्द मिलेगा। इसके बाद प्रत्येक संख्या का संधि विच्छेद करने पर 1 से 9 तक के नाम और 10 का समावेश होगा। अब इसके अलावा आप कितनी भी संख्या लिख लो। अब इंग्लिश में मैंने कहा क्या कहा 12 तक, ये जो फैक्ट है आपको याद रखना है और बहुत ईजी है, सबको याद ही, क्योंकि 13 में फिर वो 3, 4 वो स्पेलिंग आने लग जाएगी। और हिंदी में ये 10 अंक की अगर गिनती याद है 0 से लेके 10 तक, तो इतना मैटर याद है, तो फिर इन्हीं को बस जोड़ तोड़ के आगे संख्या बनानी। अगर ये 10 अंक याद हो गए आपको, फिर तो आपको चाहे कितना ही लिखना हो, जैसे अपने लिखना है 755 या 751 लिखना है, तो 7, 5, 1 ये तो 10 तक के अंकों में से ही है ना। तो कहने का मतलब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है माया सभ्यता वाले लोगों ने शून्य का प्रयोग कैसे किया। तो माया सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने 0 का प्रयोग कैसे किया। तो जिस प्रकार हम नॉर्मली 0 लिखते हैं ना, तो वैसे लिखे उन्होंने इस 0 के बीच में एक लाइन खींच दी। अब आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा ना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, तो इस थीटा के रूप में इन्होंने 0 को लिखा। जैसे इस प्रकार का लिखे, उसके अंदर एक लाइन की, थीटा वाला चिन्ह उन्होंने 0 के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। तो बहुत ही ईजी आप याद कर सकते हो कि माया सभ्यता वाले लोगों ने 0 के लिए एक प्रतीक थीटा टाइप का ये इस्तेमाल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्र संख्या पद्धति की मुख्य कमी बताइए। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही है, पसंद आई है और आपको लग रहा है कि वाकई हमें पिछले 5 पेपरों में पूरा मैटर इन्हीं क्लासों से मिला है और आगे भी मिलेगा, तो आप इस क्लास को लाइक ज़रूर करें। और 100% यकीन मानिए कि मैं मेरा पूरा एफर्ट्स लगाऊंगा कि कम समय में आपको बहुत अधिक मैटर दूं और फालतू का मैटर नहीं, बिल्कुल ऑथेंटिक मैटर। जैसे आपने देखा होगा 5th पेपर में मैंने केवल हर एक यूनिट से 6 से 4, 5, 6 लमसम क्वेश्चन पढ़े थे और सारे के सारे क्वेश्चन उन्हीं से पुटअप हुए हैं। अगर एक लास्ट क्वेश्चन को छोड़ दें तो 19 में से 18 क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात है, और वो भी 10-11 मिनट की क्लासों से। तो यकीन मानिए आगे भी पूरे पर्सन यहीं से मिलने वाले हैं। तो क्लास को लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें और प्यारा सा कमेंट कर देवें। और आपको कोई डाउट हो, सुझाव हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित है। और मित्रों अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों के साथ आप इन क्लासों को शेयर करेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। तो आप अधिक से अधिक मात्रा में दोस्तों को इन क्लासों से अवगत करवाइएगा ताकि उन्हें भी आपकी तरह इन क्लासों से बहुत अधिक लाभ हो और एग्ज़ाम पास करने में उन्हें काफ़ी अच्छी मदद हो और वो पास होने के साथ साथ एग्ज़ाम में टॉप भी करें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मिश्र संख्या पद्धति की मुख्य कमियां बताइए। मिश्र संख्या पद्धति की मुख्य कमी यह थी कि इसमें लगातार नए प्रतीकों की ज़रूरत पड़ती थी। मिश्र संख्या पद्धति की मुख्य कमी क्या थी? तो मिश्र संख्या पद्धति की मुख्य कमी यह थी कि इसमें लगातार कंटिन्यू नए प्रतीकों की ज़रूरत पड़ती थी और इस पद्धति का इस्तेमाल करते हुए जोड़ना और घटाना जैसी प्रक्रियाओं को सीखना कठिन और असंभव था। जो मिश्र की संख्या पद्धति थी, इससे जोड़ना और घटाना ऐसी प्रक्रियाएँ थोड़ी कठिन और असंभव थी। इस पद्धति में भिन्न का इस्तेमाल भी नहीं होता था। मिश्र के लोग सिर्फ इकाई भिन्न का इस्तेमाल करते थे। तो यह है मिश्र की जो संख्या पद्धति है उसकी मुख्य दोष। उसके दोष भी पूछे या कमी पूछे तो एक ही आंसर है कि उसमें लगातार नए प्रतीकों की जरूरत पड़ती थी और जोड़ना और घटाना जैसे सामान्य क्रियाओं को भी सीखना कठिन और असंभव था। और इस पद्धति में भिन्न का इस्तेमाल नहीं हो पाता था और वहाँ के जो मिश्र के लोग हैं सिर्फ इकाई भिन्न का इस्तेमाल करते थे। एक बार इसको अच्छे से समझिएगा और लास्ट में जो चीज़ आपको लिखने लायक लगे आप उसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा मित्रों, क्योंकि गणित है और इसको आप लिख करके ही बहुत ही अच्छे तरीके से सीख पाओगे। और साथ ही साथ उन PDF को भी
लास्ट में रिवीजन के तौर पर अगर आप मान लीजिए यहाँ 2 घंटे में अपना पूरी जो है गणित की 5 यूनिट को एक साथ पढ़ते हैं, वैसे अलग अलग पार्ट में अपलोड करेंगे, लेकिन कुल मिला के इतनी होगी 2 घंटे से 3 घंटे लास्ट। तो उनको अगर आप रिवीजन के तौर पर केवल 15-20 मिनट में अच्छे से कर सकते हो, तो PDF को भी ज़रूर देखें। नेक्स्ट है कंप्यूटर किस पद्धति पर कार्य करता है, इसके प्रतीक बताइए। तो मित्रों कंप्यूटर किस पद्धति पर कार्य करता है, तो हम सबको पता है कि कंप्यूटर बाइनरी पद्धति यानी द्विआधारी पर कार्य करता है, द्विआधारी पद्धति पर कार्य करता है। और बाइनरी अंक कौन कौन से होते हैं, तो बाइनरी डिजिट 2 ही होती है, 0 और 1। बाइनरी डिजिट कितनी होती है, 0 और 1। तो कंप्यूटर बाइनरी पद्धति यानी द्विआधारी पर कार्य करता है, और जहाँ 0 और 1 ये 2 प्रतीक होते हैं, 0 और 1 2 प्रतीक होते हैं। इन 0 और 1 को ये 2 संख्या है ना, ये इसके प्रतीक होते हैं बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट है आधुनिक विद्यालय गणित किसका अध्ययन करता है। तो प्रेजेंट टाइम का जो आधुनिक विद्यालय गणित है, इसमें मित्रों आधुनिक विद्यालय गणित जिसे गणितज्ञों का गणित कहा जाता है। आधुनिक विद्यालय गणित को क्या कहा जाता है मित्रों, गणितज्ञों का गणित। तो ये जो गणितज्ञों का गणित है वह संख्याओं, स्थानों और गणितीय संरचना का अध्ययन करता है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि आधुनिक विद्यालय गणित गणितज्ञों का गणित कहा जाता है इसे, और यह संख्याओं, स्थानों और गणितीय संरचना का अध्ययन करता है। तो बहुत ही अच्छे से कवर हो गया होगा, और आप इनको है जो वीडियो को पॉज करके साथ साथ में पढ़ते रहें। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर गणित के किन तथ्यों को पढ़ाया जाता है, यानी 5वीं तक की बात करें, ठीक है। और प्राथमिक मित्रों आप 5वीं 8वीं तक मान सकते हैं, ठीक है। अगर प्राथमिक स्तर में हम देखें 8वीं तक, तो 8वीं तक की जो क्लासें हैं, स्कूली क्लासें हैं, उनमें गणित के किन तथ्यों को पढ़ाया जाता है। तो 8वीं तक गणित में क्या चीज़ें पढ़ते हैं मित्रों, तो आप सबको पता है कि प्राथमिक स्तर पर हम मुख्यतः संख्याओं और उनकी संक्रियाओं, भिन्न लंबाई को मापना, क्षेत्रफल, परिधि और ज्यामितीय आकार। ज्यामितीय आकार क्या होते हैं, जो वर्ग है, वृत्त है, आयत है, चतुर्भुज है, त्रिभुज है, वो तो ज्यामितीय आकृतियों या उनके आकारों के बारे में पढ़ाते हैं। इसके साथ ही आंकड़ों का प्रबंधन के कुछ प्राथमिक अवधारणा और संख्याओं और पैटर्न के बारे में सिखाते हैं। तो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित में किन तथ्यों को पढ़ाया जाता है। तो प्राथमिक स्तर पर मुख्य रूप से संख्याएं और उनकी संक्रियाएं, भिन्न लंबाई मापना, ठीक है। फिर बात करें तो क्षेत्रफल है, छोटी क्लास में प्रश्न आते हैं ना, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो, वर्ग की परिधि, ठीक है। तो ये ज्यामितीय आकार इनको पढ़ाते हैं, और साथ ही साथ आंकड़ों के प्रबंधन के कुछ प्राथमिक अवधारणाएं और संख्याओं के पैटर्न के बारे में सिखाते हैं। संख्याओं का पैटर्न यानी कि जैसे यहाँ पे 4 लिखा है, ठीक है, यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ पे 12 लिखा है, तो अभी इसी पैटर्न को आगे बढ़ाएं तो उनको पता है ये 4 के गैप से आ रहे हैं, तो 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, इस प्रकार से वो इन पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे से आपको कवर हो गया होगा। नेक्स्ट है निगमन क्या है। निगमन क्या है, तो निगमन में बात करें मित्रों, तो इस प्रकार के तर्क को जिसमें ज्ञान, परिणाम और परिभाषाओं और निष्कर्ष नियमों का प्रयोग किसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। अच्छे से देखिएगा कि इस प्रकार के तर्क को जिसमें ज्ञान, परिणाम, परिभाषाएं, निष्कर्ष, इनको नियमों का प्रयोग किसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए किया जाता है, यह जो निगमनिक तर्क कहलाता है। इस प्रकार का तर्क किसी ऐसे व्यापक कथन या परिभाषा से शुरू होता है जिसे बिना किसी संदेह के स्वीकार किया जाता है, और इससे उत्पत्ति के अगले चरण को निगमन कहा जाता है। तो मित्रों इसमें समझाने वाली चीज़ें कम हैं, याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा है, और कुछ एक यूनिट है जो पूरी समझाने पर बेस्ड है, तो उनको भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। कौन वगैरह के आगे बहुत ही अच्छी यूनिट आने वाली है। इसमें जो चीज़ें याद करने लायक है आप उनको पढ़ करके याद करने की कोशिश करें। तो निगमन क्या होगा कि ये एक इस प्रकार के तर्क को जिसमें ज्ञान, परिणाम, परिभाषा, निष्कर्ष, नियम है, उनका प्रयोग किसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार हम 10वीं में प्रश्न पढ़ते थे ना, फला चीज़ को लिख के लास्ट में इति सिद्धम, ठीक है, हैंड्स प्रूफ, तो ये सारी चीज़ें हैं वो निगमन विधि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है गणित शिक्षण में गणित महत्वपूर्ण विषय क्यों है। तो गणित इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्यों है, स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं मित्रों, गणित मनुष्य के बौद्धिक चिंतन का विषय रहने के कारण दैनिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण विषय रहा है। यानी गणित प्रत्येक आदमी के लिए
प्रत्येक आदमी से जुड़ा हुआ है, प्रत्येक आदमी से के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे बौद्धिक चिंतन का विषय है और इसकी आवश्यकता बात करें तो समाज के प्रत्येक आदमी को पड़ती है। तो इसलिए गणित महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि गणित में क्या की जाती है, गणनाएँ की जाती है और गणनाएँ हर एक आदमी के जो है दैनिक जीवन में जरूर जो है उनका उपयोग होता रहता है। तो हमने देखा कि गणित मनुष्य के बौद्धिक चिंतन का विषय रहने के कारण दैनिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण विषय है। इसकी आवश्यकता कूली जो है नहीं, जो स्टेशन पर होता है सामान सामग्री को इधर उधर पहुंचाने के लिए, तो कूली को रुपये के हिसाब से लेकर के अर्थशास्त्रियों और मंत्रियों तक को रहती है। गणित की आवश्यकता छोटे से छोटे आदमी से लेकर बड़े से बड़े स्तर तक के आदमी के लिए रहती है। गणित मस्तिष्क में नई रचनात्मक कल्पनाएं उत्पन्न करने और विचारों को नई दिशा देने के लिए आवश्यक है। और वास्तव में गणित वह अद्भुत उपकरण है जिसे मानव प्रतिभा ने सत्य की खोज के लिए निर्मित किया है। तो गणित एक बहुत ही अद्भुत उपकरण है और जिसका उपयोग जो है हमारे दैनिक जीवन में होता रहता है। इसलिए गणित इज ए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। नेक्स्ट है मित्रों, गणित की प्रकृति का दर्शन स्पष्ट कीजिए। गणित की प्रकृति कैसी है तो स्पष्ट कीजिए। तो गणित की प्रकृति को हम दर्शन के अनुसार निम्न प्रकार समझ सकते हैं। गणित की प्रकृति को हम दर्शन के अनुसार निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। सामान्यतः समान समझी जाने वाली वस्तुओं में अंतर स्पष्ट करना और असमान दिखाई देने वाली वस्तुओं में संबंध स्थापित करना। तो गणित की प्रकृति में क्या होता है, गणित की जो प्रकृति है उसमें हम क्या करते हैं कि जो समान समझी जाती है, जो चीज़ें इक्वल लगती है, तो उनके अंदर क्या अंतर है वो स्पष्ट करना, और जो असमान दिखाई देती है तो उनमें संबंध स्थापित करना। वस्तु की प्रकृति से संबंधित सिद्धांत का वर्णन करना। वस्तु की प्रकृति से संबंधित सिद्धांत का वर्णन करना। और नेक्स्ट है अनुभवों और मूल्यों को व्यवस्थित और परिष्कृत करना गणित प्रकृति का दर्शन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम अनुभव इन एक्सपीरियंस के आधार पर कोई चीज़ जो भी सामग्री उनके मूल्य उनकी वैल्यूज़ को व्यवस्थित करने के लिए और उनको शुद्ध परिष्कृत करने के लिए भी गणित का उपयोग किया जाता है। तो ये गणित की प्रकृति से संबंधित कुछ तथ्य हैं, आपको इनका ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, प्राथमिक स्तर पर गणित को रोचक बनाने की दो महत्वपूर्ण विधियाँ कौन सी है। तो यहाँ पर पूछा कि प्राथमिक स्तर तक 8 तक गणित को रोचक बनाने के लिए महत्वपूर्ण विधियाँ कौन सी है। तो इसको हम 2020 के पेपर में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं मित्रों। अगर आपने 2020 का पेपर सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। मैं ऑलरेडी इसको यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ 4 अलग अलग पार्ट में, और 1 घंटे और लगभग 10 मिनट के लमसम 1 घंटे और 45 मिनट की क्लास है। टोटल 108 मिनट की है और 1 घंटे और 45 मिनट पौने 2 घंटे में हमने जो 2020 का पूरा पेपर सॉल्व किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। और आप उसको अच्छे से देखें, क्योंकि हमारे यहाँ 20 प्रश्नों में से 10+ प्रश्न 2020 के पेपर से आने वाले हैं। जैसा कि पिछले एग्जामों में भी 9-10 प्रश्न 2020 के पेपर से वापस पुटअप हो रहे थे। तो ये गणित में भी 2020 के पेपर का बहुत अधिक रोल रहेगा, और कम से कम आप 35 नंबर 2020 के पेपर को पढ़ के कवर कर सकते हो। तो आप उसको ज़रूर देखें और साथ ही साथ इन क्लासों का आनंद लेते रहें। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, फर्स्ट बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करें और अधिक से अधिक मात्रा में मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो हम देख रहे हैं प्राथमिक स्तर पर गणित को रोचक बनाने हेतु महत्वपूर्ण विधियाँ। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था विश्लेषण और संश्लेषण विधि को 2020 के पेपर में, और एक विधि आगमन, और इस प्रकार से बहुत सारी विधियाँ हैं। तो आगमन और निगमन विधि और विश्लेषण और संश्लेषण विधि, ये 2 इंपॉर्टेंट विधियाँ हैं। आगमन और निगमन क्या होता है दोस्तों, आगमन विधि है जो उदाहरण से नियम की ओर चलती है। याद कैसे रखना है, तो ए से आप याद रखो उदाहरण, और उदाहरण से नियम की ओर जाती है। निगमन में पहले क्या आ रहा है, नी, तो नी में पहले नी आ रहा है ना, तो नियम से उदाहरण की ओर चलती है। ये इनके बारे में हम आगे जिस प्रकार आएगी, इनकी जो है अगली यूनिट में भी इनका थोड़ा थोड़ा जिक्र तो हर जगह मिलेगा, क्योंकि ये गणित शिक्षण की इंपॉर्टेंट विधियाँ हैं। तो आगमन विधि में क्या होता है, आज से आपको ध्यान रखना, ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है। और निगमन विधि में पहले हमें नियम बता दिया जाता है, फॉर्मूला, और उसके अकॉर्डिंग प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। तो निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। विश्लेषण और संश्लेषण की बात करें तो विश्लेषण का होता है एनालिसिस, ठीक है, इसको बोलते हैं एनालिटिक मेथड। इसमें क्या होता है मित्रों, जो भी चीज़ होती है उसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर हम बढ़ते हैं। जो भी सामग्री अज्ञात होती है उसको ज्ञात करने का ये तरीका है विश्लेषण, ठीक है। बहुत ही फुल डिटेल में हम 2020 में इसको समझ चुके हैं, 2020 के पेपर में, ठीक है। तो और संश्लेषण का अर्थ होता है सिंथेसिस मेथड। तो सिंथेसिस मेथड में हमने समझा संश्लेषण में कि इसमें जो अज्ञात चीज़ें होती है, जो ज्ञात चीज़ें होती है
ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। जैसा हमने पढ़ा भी था 2020 के पेपर में कि मान लीजिए ए बराबर बी दिया हुआ है और बी बराबर सी दिया हुआ है और हमें पूछा है कि ए और सी में, तो इसके अकॉर्डिंग हम ए और सी का संबंध ज्ञात कर सकते हैं। ए बराबर सी कैसे कि भाई ए के बराबर बी है और बी के बराबर सी है, तो बी की जगह हम सी लिख सकते हैं क्योंकि बी और सी तो बराबर है। तो इस प्रकार ए बराबर सी भी हमने अज्ञात था, लेकिन इस संश्लेषण विधि के द्वारा इसको ज्ञात किया है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि ए और बी और सी के संबंध से ये ज्ञात मेथड था, इससे हमने अज्ञात चीज़ को भी ज्ञात कर लिया है। तो वापस मैं बता देता हूँ अच्छे से, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता है, नहीं होना है, जितना याद रहे बस उतना याद कर लेना है। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है, निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। विश्लेषण विधि जिसमें एनालिसिस किया जाता है यानी अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ते हैं, और संश्लेषण विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। अब 2 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ये दोनों ही क्वेश्चन निम्नात्मक क्वेश्चन है। इन लास्ट के 2 जो निम्नात्मक क्वेश्चन है, यकीन मानिए कि उनमें से आपके बहुत ही अच्छा सा प्रश्न आने वाला है। अगर इस लेसन में से निम्नात्मक का प्रश्न आया तो उन जो अंतिम इसी क्लास में है, अभी 2-3 प्रश्न और है उनके बाद में, तो उनके बाद कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो ये क्लास देख ली तो आप अपना जो है 8 नंबर कन्फर्म समझिएगा, क्योंकि ये पहली यूनिट है और पहली यूनिट के कुल अंक 12 है, वो 8 है। तो ये 8 अंक आपको इन अगर 20-25 मिनट में कवर हो रहे हैं तो इससे बेहतर शायद ही कुछ होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्रतीक से क्या तात्पर्य है, प्रतीक से क्या अभिप्राय है और इन्हें गणना में किस प्रकार उपयोग में लाया जाता है, उदाहरण सहित समझिए। प्रतीक का क्या अर्थ होता है, प्रतीक का क्या अर्थ होता है और इन्हें गणना में किस प्रकार उपयोग में लाते हैं। तो देखिए, जैसे हमने पहले पढ़ा था प्रतीक का एक प्रश्न, जिसमें हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक के जो आसपास रहने वाले लोग हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो अपने शरीर के अंगों का जो इस्तेमाल है वो किसके लिए करते थे, प्रतीक के रूप में करते थे, संख्याओं के प्रतीक के रूप में। तो यहीं पर हमें यही चीज़ बतानी है कि प्रतीक से क्या अर्थ है, प्रतीक का क्या तात्पर्य है और इन्हें गणना में किस प्रकार में उपयोग में लाया जाता है। तो देखते हैं, समझते हैं इसको। गणना का अर्थ होता है वस्तुओं के 2 भिन्न संग्रहों की तुलना करके उनके बीच एक रिश्ते की पहचान करने में सक्षम होना। यानी कि मित्रों 2 अलग अलग सामग्री है या 2 अलग अलग जो भी वस्तुएं हैं उनका अलग अलग संग्रह है, तो उनके बीच में तुलना करके उनके बीच के रिश्ते को स्पष्ट करना क्या है, गणना है। उदाहरण के लिए बात करें तो हम गणना के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। हम गणना के लिए क्या करते हैं, अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। प्रत्येक उंगली एक बकरी के बराबर मान ली जाए ताकि चरने गई सभी बकरियों की गणना की जा सके। मान लीजिए कि चरने के लिए 4 बकरियां गई है और जो है बकरियों को चराने वाला जो है वो क्या करेगा, अपनी 4 अंगुलियों से याद रखेगा 1, 2, 3 और 4, इस प्रकार से कि भाई इतनी इन अंगुलियों की जितनी बकरियां थी। तो इससे उसको क्या फ़ायदा होगा, इधर अंगुलियां पूरी एक अलग वस्तु है, 4 अंगुलियां अलग वस्तु है और इधर 4 बकरियां भी अपने आप में अलग है, लेकिन इनके बीच का जो संबंध स्थापित कौन करिए, उसकी जो मानसिक क्षमता है वो। तो वस्तुओं के 2 भिन्न संग्रह की तुलना करके उनके बीच एक रिश्ते की पहचान करने में सक्षम होना। उदाहरण के लिए हम गणना के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। प्रत्येक उंगली एक बकरी के बराबर मान ली जाए ताकि चरने गई सभी बकरियों की गणना की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी वापस आ चुकी है। गणना के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता है उन्हें प्रतीक कहा जाता है। उपयुक्त उदाहरण में बकरी की गणना के लिए उंगलियों का प्रतीक के रूप में इस्तेमाल हुआ। एक प्रतीक कुछ भी हो सकता है, शरीर का कोई हिस्सा हो सकता है, एक गांठ हो सकती है, एक पत्थर, कुछ टेलीमार्क या अधिक विकसित स्तर पर कोई शब्द भी हमें जो प्रतीक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी तरीके से मेरे हिसाब से आपको कवर हो गया होगा। जैसे हमें जो 10वीं में प्रायिकता वगैरह की प्रश्नावली में पढ़ते थे ना कि मान लीजिए ये हैज है, तो हैज का मतलब होगा 5 आदमियों से, कि किससे, 5 से। या फिर इस प्रकार के प्रतीक पढ़ते थे कि 1, 2, 3, 4 और 5 समूह है तो उसको इस प्रकार से क्रॉस करना है। तो यानी गणना के लिए प्रतीकों का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, तो यही सारी सामग्री आपको यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट है पंचाधारी संख्याएं से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझिए। तो मित्रों पंचाधारी संख्याओं की बात करें तो पंचाधारी संख्याएं दशाधारी संख्याओं से किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। बहुत ही सरल है, ध्यान रखना। पंचाधारी में 5 अंक होते हैं और दशाधारी में 10 अंक। नाम से स्पष्ट है, पंचाधारी में 5 अंक और दशाधारी में 10 अंक। तो पंचाधारी संख्याओं में केवल 5 अंक या संकेत होते हैं। 5 कौन से, 0 से शुरू करेंगे हमेशा, ध्यान रखना। तो 0, 1, 2, 3, 4 ये 5 अंक हो गए।
होते हैं और संख्या स्थानीय मान पर निर्भर करती है। जिस प्रकार स्थानीय मान क्या होता है फुल डिटेल में हम पहले समझ चुके हैं। तो मित्रों, अगर किसी ने 2020 का पेपर नहीं देखा तो आप पहले उसको देखिए। लगभग 1.25 घंटे आपके लिए बहुत अधिक जो है काम के हैं, बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, आप उसको ज़रूर देखिए। जिस प्रकार दशाधारी संख्याओं को हम 10 अंकों का उपयोग करते हुए संख्याएं लिखते हैं, उसी प्रकार पंचाधारी संख्याओं में इन 5 को लिखते हैं, 0 1 2 3 4 को उपयोग करते हुए संख्याएं लिखते हैं। और दशाधारी में क्या होता है, तो 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं, ये कुल 10 संख्याएं हैं जो दशाधारी संख्याओं के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है अमूर्त गणितीय विचार क्या है। अमूर्तता से आप क्या समझते हैं, तो इसको हम समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कि अमूर्तता क्या होती है। देखिए दोस्तों, अमूर्तता क्या होती है आप अच्छे से समझिएगा पहले, ताकि आपको ये प्रश्न सॉल्व करने में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आए। देखिए, हम जब रेखा गणित पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि एक रेखा है ए और बी, इसकी लंबाई है 4 सेमी। कितनी है, 4 सेमी। तब हम क्या मानते हैं, मान लीजिए कि ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। तो रियल में ये कोई बिंदु नहीं होते हैं, ये रियल में कोई बिंदु नहीं होते। इनको केवल हम क्या है अपने जो जैसे, या फिर इस प्रकार से मैं आपको थोड़ा सा एक अलग सा उदाहरण दे देता हूँ कि हम कहते हैं कि ए बिंदु पर राम खड़ा है और वह मान लीजिए बी की ओर जाता है, फिर बी की तरफ ए बिंदु से राम रवाना होता है और बी पर श्याम से मिलने जाता है। मान लीजिए यहाँ राम है और यहाँ श्याम है, तो ए बिंदु से रवाना हो चुका राम, बी बिंदु पर श्याम तक जाएगा और श्याम तक जाने के बाद में वह 90 डिग्री उत्तर की ओर घूमेगा और 90 डिग्री जाने के बाद वह मान लीजिए यहाँ पर हमने कितना माना था, मान लीजिए 4 मीटर माना था, तो यहाँ पर वो 4 मीटर की दूरी से 4 किलोमीटर चला, या 4 मीटर 4 किलोमीटर कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो 4 किलोमीटर की दूरी उसने तय की या फिर 4 मीटर की जो भी है। फिर वो बी से सीधा समकोण की तरफ मुड़ा और मान लीजिए राकेश से मिला, और बी और राकेश के बीच की जो दूरी है वो है 3 मीटर। अब आपको बताना है कि ए और राकेश के बीच में, राम और राकेश के बीच में यहाँ से सीधी दूरी कितनी है। तो इनको हम क्या करते हैं, जो आधार, ये जो आधार है ये लंब है, और इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ करके कर्ण का इस्तेमाल कर निकालते हैं। तो 4 स्क्वायर यानी 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, और 25 का अंडर रूट कितना होगा 5, ये दूरी आएगी 5। अभी आपको ये दूरी ज्ञात करनी नहीं, तो गुरुजी इसका तो ये कई दोस्त बताएंगे कि ये लोचा तो इस प्रश्न में कुछ है ही नहीं, आपने ये क्यों बताया, इसका यहाँ क्या रिलेशन है। तो इसका रिलेशन दोस्त केवल इतना है कि ये राम और जो श्याम है, ये राम और जो श्याम हमने ए और बी बिंदु से प्रकट किए थे, ये वाकई में कोई बिंदु नहीं थे, ये वाकई में कोई राम और श्याम नहीं थे। इनको केवल हमने असलियत में जो बिंदु है वो राम और श्याम नहीं है, ये केवल अमूर्त चीज़ होती है जो हमारे दिमाग में होती है, जिससे हम इन समस्याओं का जो समाधान है, प्रश्नों का जो हल है, बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यही चीज़ है अमूर्त गणितीय विचार, जो रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं है, केवल हम उनको अनुभव करते हैं और ये हमारी जो केवल और केवल मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। किसी अवधारणा को अमूर्त रूप में देख पाना वह क्षमता है जिससे हम उस अवधारणा के अनेक विशिष्ट उदाहरणों को देख सकते हैं। यह पता कर सकते हैं कि उनमें कौन सा गुण सामान्य है, चीज़ों से उस सामान्य गुण को अलग करके देख सकते हैं और उन चीज़ों से हटकर उस गुण की एक स्वतंत्र पहचान है। गणित में इस गुण का अपना अस्तित्व है। अमूर्त चीज़ों को समझ 2 तरीके से बनाते हैं, अमूर्त चीज़ों की समझ 2 तरीक़ों से बनाते हैं, जिससे हम संख्या के बारे में अपनी अवधारणा का विकास करते हैं। जिससे हम क्या करते हैं, संख्या के बारे में अपनी अवधारणा का विकास करते हैं। इस प्रक्रिया में शामिल है अलग अलग चीज़ों का सावधानी से अवलोकन और उन चीज़ों के सामान्य गुण को पहचानना। अलग अलग चीज़ों का सावधानी से अवलोकन करना और उन चीज़ों के सामान्य गुण को पहचानना, उस गुण को उन चीज़ों से अलग करना, उस गुण को उन चीज़ों से अलग करना जिनसे उनका अमूर्तीकरण किया गया हो, तब यह गुण अवधारणा के रूप में अध्ययन के लायक चीज़ बन जाती है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने बहुत ही अच्छे से काफ़ी प्रश्न कवर किए और पीछे 2 निम्नात्मक प्रश्न हैं, उनको भी पढ़ के इस यूनिट का विधि विधान से समापन करेंगे। और समापन ही नहीं, इस विधि को बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पूर्ण रूप से पढ़ा है, तो मान के चलिए 8 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। एक भी पर्सन है जो इस यूनिट का आपके इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। 100% विश्वास के साथ, प्रामाणिकता के साथ आप पढ़ते रहिए और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। और इसमें मित्रों क्या है कि आपको PDF का सारा थोड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि PDF मैंने ग्रुप में भेजी है, तो आप ये सेम ही PDF है, आप उसको एक बार PDF से रिवाइज कर लेना, क्योंकि इसमें पढ़ने लायक मैटर ज़्यादा है और समझने लायक थोड़ा
कम है, केवल आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा। इसमें समझने लायक चीज़ें इसमें थोड़ी कम है। जैसे 2020 के पेपर में प्रत्येक पॉइंट जो प्रश्न था समझने लायक था, तो उसको मैंने अच्छे से समझा है। कुछ 2-4 प्रश्न थे केवल याद करने के लायक थे, तो मैंने कहा इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से याद कर लीजिए। तो नेक्स्ट की कुछ जो है यूनिट है बहुत ही ऐसी हैं कि हम उसको पढ़ने से बजाय अगर समझें तो समझने से और मेरे द्वारा समझाने से आपको केवल क्लास देखने मात्र से याद हो जाएगी, यह मेरी गारंटी है। लेकिन कुछ चीज़ें याद करने लायक है, तो आप उनको यानी आपको याद करना भी है, समझना भी है, जहाँ जो आवश्यकता हो उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा, अपने आप को ढालना पड़ेगा। अब हम देखते हैं गणित की प्रकृति स्पष्ट कीजिए, पैटर्न, तर्क, सामान्यीकरण, परिवर्तनशीलता में गणित का महत्व बताइए। तो पहले गणित की प्रकृति के बारे में बताना है और फिर पैटर्न, तर्क, सामान्यीकरण और परिवर्तनशीलता में इसका महत्व बताना है। तो चलिए देखते हैं एक एक फैक्ट को। मित्रों, जितना फैक्ट आपको याद रहे आप उसको बहुत ही अच्छे से कवर करें। तो पहले हम देखते हैं गणित की प्रकृति। गणित की प्रकृति में देखें तो गणित की प्रकृति निम्नलिखित है। गणित की प्रकृति कैसी है? तो गणित को सभी विषयों का प्रवेश द्वार और पूंजी है। गणित सभी विषयों का प्रवेश द्वार और पूंजी है, यानी गणित सभी विषयों का एंट्री गेट है और की है। सभी विषयों की जो पूंजी है, प्रवेश द्वार है, वो गणित को माना जाता है। रोजन बेकन एक जो महान गणितज्ञ थे के उक्त कथन से स्पष्ट है। ये कथन किसका है तो आपको ध्यान रखना है, ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2020 में एक किलपैट्री का कथन पूछा गया था। ये इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव में बात करना तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है। और तो आप इसको बहुत ही अच्छे से कवर करना कि गणित सभी विषयों का प्रवेश द्वार इन पूंजी है। ये किसका कथन है? तो रोजन बेकन का है। तो रोजन बेकन के उक्त कथन से स्पष्ट है कि गणित की प्रकृति के साथ ही अन्य विषयों की प्रकृति जुड़ी है। यानी गणित में जितना डेवलप होगा तो उतना ही उनके साथ साथ सभी विषयों का डेवलप स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। इसका प्रयोग लगभग सभी विषयों में किया जाता है। लगभग किया जाता है। गणित विषय के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जिन पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी और वास्तविक होता है। यहाँ पर रटने की बजाय समझने पर ज़्यादा बल दिया जाता है गणित में, इसीलिए जो गणित का ज्ञान है वो स्थायी और वास्तविक होता है। जीवन के अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या गणित की सहायता से की जा सकती है और बाद में अमूर्त को स्थूल रूप में भी इसकी सहायता से प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी अमूर्त प्रक्रियाओं के द्वारा गणित की जो है जीवन के जो अमूर्त प्रत्यय हैं उनकी व्याख्या गणित की सहायता से कर सकते हैं। वातावरण में उपलब्ध वस्तुओं के आपस में संबंधों को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत कर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, क्योंकि ये निष्कर्ष एक पुनः सत्यापित किए जाने वाली प्रक्रिया पर आधारित होते हैं। यदि गणित में प्रयुक्त विभिन्न पदों, अवधारणाओं, प्रत्ययों, सूत्रों, संकेतों, सिद्धांतों को देखने से ज्ञात होता है कि गणित एक अलग लिपि या भाषा होती है। ठीक है, तो गणित में जो प्रयुक्त है अवधारणा है, जो नियम है, जो सूत्र है, जो सिद्धांत है, उनको हम देखते हैं तो उससे हमें एक पता चलता है कि गणित की अपनी एक अलग लिपि और गणित की अपने आप में एक स्वतंत्र भाषा होती है। गणित में सर्वप्रथम प्रयुक्त संख्याएं, जो स्थान है, मापन है, इनका प्रयोग वर्तमान में अन्य विषय में भी किया जाता है। तो गणित में सर्वप्रथम प्रयुक्त संख्याएं, स्थान, मापन, इन सभी का प्रयोग वर्तमान में अदर सब्जेक्ट में भी किया जाता है। गणित में सामान्यीकरण, निगमन, आगमन के लिए पर्याप्त सीमा होती है। सामान्यीकरण के लिए निगमन द्वारा या आगमन के तरीक़ों से जो है समस्याओं को हल करने में इनकी जो बहुत ही अच्छा इनका योगदान है, इन आगमन निगमन की विधियों को अपनाया जाता है। गणित के माध्यम से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनके आधार पर भविष्यवाणी की जाती है। गणित के माध्यम से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनके आधार पर भविष्यवाणी की जाती है और वे हमारे उद्देश्यों को पूरा करने में समर्थ होते हैं। गणित सार्वभौमिक विषय हैं जिसकी मान्यताएं दुनिया के प्रत्येक कोने में सर्वमान्य हैं। ये ज्ञान समय और स्थान के साथ परिवर्तित नहीं होता है। जिस वस्तु, तथ्य या घटना पर वक्ती समय व स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे किसी भी स्थान पर सत्यापित किया जा सकता है। गणित का ज्ञान बिल्कुल शुद्ध है, स्पष्ट है, तार्किक है और क्रमबद्ध रूप में होता है। तो गणित बिल्कुल क्लीन और प्योर सब्जेक्ट है। उसे एक बार समझने पर आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है। जैसे कि हमने 10वीं में जो पढ़े हैं, 8वीं में गणित के बारे में, वो चीज़ें हमने समझी है तो हमें आज तक याद है। उनको अगर आपने समझा है तो आप उसे भुला नहीं सकते। अगर जिन दोस्तों का जो ट्रिगोमेट्री की जो मान लीजिए जो सारणी थी, वो अगर फर्स्ट बार में या 10वीं में जब समझ में आ गई थी, जैसे साइन कोस टेन कोट के बारे में, तो अभी उनको वापस पढ़ने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने वो लाल बटा का सूत्र पढ़ा, अभी तक आपको याद है, क्योंकि आपने उनको प्रयोग किया है, उनको समझा है। तो
गणित के पद क्रमबद्ध रहते हैं, तारतम्यता बदलने पर पूरा अर्थ और विषय ज्ञान ही नष्ट हो जाता है। इन गणित का जो पद क्रम है वो बिल्कुल निश्चित रहता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 3 × 8 + 6 × 2, तो यहाँ पर हम बिल्कुल क्रम अनुसार करेंगे कि 3 × 8 = 24 + 6 × 2 = 12, और फिर इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप इनका आंसर निकालेंगे, जो भी आएगा 36 वगैरह। ठीक है। गणित में समस्या, अतः गणित के ज्ञान में किसी प्रकार का संदेह नहीं होता है। गणित में समस्या समाधान का आधार कार्य कारण संबंध होता है, और जिसके आधार पर मात्रात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इन निष्कर्षों को किसी भी स्थान व समय पर स्थापित किया जा सकता है। अतः गणित के निष्कर्ष सार्वभौमिक होते हैं, उनमें भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता है। तो अभी तक हमने दोस्तों गणित की प्रकृति के बारे में पढ़ा, काफ़ी डिटेल में पढ़ा, बहुत ही लंबा टॉपिक था, और केवल आपको इसको PDF के द्वारा रिवाइज करना है, याद करना है, क्योंकि उसमें पढ़ने लायक मेथड है, समझाने लायक थोड़ा मैटर कम है। अब हम देखेंगे इसी में पैटर्न, तर्क, सामान्यीकरण और परिवर्तनशीलता में गणित का क्या महत्व है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे समझने की। बाकी जो चीज़ें आपके लिए केवल पढ़ने की है उनको आप अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पर हम छोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं है, पूरा मैटर कवर जरूर करेंगे। तो पहले देखते हैं, पहला पॉइंट है गणित की अपनी भाषा होती है। भाषा का तात्पर्य उसके पद, उसके प्रत्यय, सूत्र और संकेत और सिद्धांत विशेष प्रकार के होते हैं। ठीक है। लेकिन जो गणित के शब्द होते हैं, जो गणित के संकेत होते हैं, जो गणित के फॉर्मूले होते हैं, वो अपने आप में विशेष होते हैं, जो कि उसकी भाषा को जन्म देते हैं। इसके उदाहरण लंबाई चौड़ाई, त्रिभुज, लाभ हानि, कोष्ठक, संख्याएं, किलोग्राम आदि है। तो ये जो शब्दावली है ये गणित की अपनी खुद की स्वतंत्र शब्दावली है, और ये गणित की भाषा के अंतर्गत आती है। गणित में संख्याओं, ये जो नंबर्स होते हैं, जो स्थान हैं और जो मापन की क्रिया हैं, इनका अध्ययन किया जाता है, और इनका अध्ययन अन्य विषयों के बाद में भी किया जाता है। इनका अध्ययन अन्य विषयों में बाद में भी किया जाता है। ये इन सारी चीज़ों को, जो नंबर्स है, स्पेस है, मापन है, इनको हम गणित में पढ़ते हैं, और इनका अध्ययन दूसरे विषयों में भी किया जाता है। प्रारंभ में इनका विकास केवल गणित से ही हुआ था। जैसे गणित में हम संख्या में पढ़ते हैं ना, नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो ये सारे जो संख्या हैं, स्थान हैं, मापन हैं, इनका अध्ययन गणित से ही शुरू हुआ था। गणित में वातावरण में पाए जाने वाली वस्तुओं के आपस में संबंध और संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। चूँकि ये निष्कर्ष विशेष संख्या से संबंधित होते हैं, इसलिए इन पर भरोसा भी किया जाता है। इस विषय के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती है, जिन पर विश्वास किया जाता है, क्योंकि इस ज्ञान का एक निश्चित आधार होता है। गणित का समस्त जगत में समान रूप से उपयोग होता है, और उसका सत्यापन किसी भी स्थान और समय पर किया जा सकता है। अतः ये जो ज्ञान है समय और स्थान के साथ परिवर्तित नहीं होता है। गणित में ज्ञान बिल्कुल ठीक यानी एग्जैक्ट होता है, स्पष्ट एंड क्लियर होता है, और तार्किक एंड लॉजिकल और एक क्रम में होता है, जिससे उसको एक बार समझने पर आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है गणित द्वारा जीवन के अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है तथा उसको समझा जा सकता है, तथा अमूर्त को स्थूल रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। गणित के ज्ञान का अनुप्रयोग भिन्न भिन्न विज्ञान जैसे भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान और अन्य विषय में भी किया जाता है। क्योंकि मित्रों गणित को आपको पता होगा विज्ञान की आत्मा कहते हैं। विज्ञान की आत्मा किसको कहते हैं? ध्यान रखना, गणित को विज्ञान की आत्मा कहते हैं। तो गणितीय जो गणना है उनका प्रयोग जो भिन्न प्रकार विज्ञान है, फिजिक्स, केमिस्ट्री है ना, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, बायोलॉजी है ना, इन सभी विषयों के अंतर्गत किया जाता है। उपयुक्त विषयों की प्रगति तभी संभव है जब गणित में प्रगति हो। गणित सभी विषयों की आधारशिला है और उनको एक संगठित और दृढ़ आधार प्रदान करती है। नेक्स्ट है गणित के ज्ञान द्वारा प्रत्येक ज्ञान स्पष्ट होता है, उसे एक निश्चित उत्तर संभव होता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, इसमें उत्तर हाँ या नहीं में ही संभव होता है। यानी गणित का उत्तर जो भी होता है बिल्कुल एग्जैक्ट होता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारी गणित के जो परिवर्तनशीलता में गणित का जो महत्व था, पैटर्न, जो तर्क है, उनके बारे में हमने पढ़ा। गणित से संबंधित कुल 9 बिंदु देखे। अब हम मित्रों बहुत ही इम्पोर्टेंट और इस यूनिट का और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, और इस प्रकार से फिर हमारी आज की क्लास का विधि विधान से समापन कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या है बहुत ही अच्छे से समझना है आपको। गणित शिक्षण की दैनिक जीवन में उपयोगिता को समझिए। यानी गणित शिक्षण का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो हमारी डेली लाइफ में गणित का बहुत ही अधिक महत्व है। क्या है तो एक एक पॉइंट आप याद कर लेना।
पहला कि भाई नित्य कार्यों में उपयोगिता, हमारे जो डेली रूटीन के जो कार्य है उनमें गणित की क्या उपयोगिता है। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि ये मित्रों % एग्ज़ाम आना श्योर है और यहीं से आएगा, यकीन मानिए। जैसा पिछले एग्जाम में आया था तो इस क्लास से बाद क्वेश्चन नहीं जाएगा, लेकिन यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। गणित शिक्षण की दैनिक जीवन उपयोगिता क्या है, तो पहले आप बताओगे कि नित्य कार्यों में उपयोगिता, यानी जो हमारा नित्य काम होते हैं, जैसे लाभ है, हानि है, साझा है, समय, काम, मजदूरी, सरल ब्याज, इन सभी में गणित की उपयोगिता है। ये सारे काम गणित से ही संभव है। गणित का हर काम है, जैसे हम कोई दुकान पर सामान लाते हैं या बेचते हैं, जो भी करते हैं, तो इसमें लाभ का, हानि का और इन सभी के अनुपात का हमें ध्यान रखना होता है। तो ये सारी चीज़ें गणित के बिना असंभव है। और मान लीजिए एक कोई गृहिणी है, वो धोबी को कपड़े देती है या लेती है उनसे, तो उन्हें गिनना पड़ता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक गणित का महत्व है। तो पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना है गणित शिक्षण की दैनिक जीवन उपयोगिता में कि नित्य कार्यों में गणित का बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। नेक्स्ट है सामाजिक एवं बौद्धिक संस्कृति का विकास। तो दोस्तों जो गणित है वो क्या है, सामाजिक और बौद्धिक समृद्धि का विकास है। गणित से ही समाज का और बौद्धिक समृद्धि का विकास संभव है, क्योंकि गणित की वजह से ही सामाजिक संबंधों में देखें या फिर जो हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, तो उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है और सहयोग है, इनमें भी गणित का अपने आप बहुत बड़ा रोल है। गणित की वजह से ही जो है गणित की सबसे बड़ी उपलब्धि की बात करें तो मानव की चांद पर विजय, तो ये जो दूरी है इन सभी की गणनाओं से ही संभव है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कवर कीजिएगा और हेडिंग ध्यान रखिएगा, सामाजिक और बौद्धिक समृद्धि का विकास। नेक्स्ट है भौतिक सभ्यता की रीढ़। गणित को भौतिक सभ्यता की रीढ़ माना जाता है। तो भौतिक सभ्यता की रीढ़ गणित कैसे हैं, तो एक जो महान गणितज्ञ थे युंग, उन्होंने कहा कि विज्ञान का आधार सूक्ष्म है, विज्ञान गणित की तुलना में सूक्ष्म है, और विज्ञान में से यदि गणित विषय को हटा लेना तो भौतिक सभ्यता ही नष्ट हो जाएगी, क्योंकि गणित को विज्ञान की आत्मा कहा है। किसने कहा है, रोजर बेकम ने। और ये विज्ञान का द्वार और पूंजी है, इसलिए गणित का महत्व सर्वोपरि है। यानी विज्ञान में भी गणित का अपने आप बहुत ज़्यादा रोल है, गणित को विज्ञान की आत्मा का दर्जा भी दिया गया है। यानी गणित को विज्ञान की अगर आत्मा कहें तो भी उसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी। नेक्स्ट है सांस्कृतिक समृद्धि का विकास। सांस्कृतिक समृद्धि का विकास गणित से ही संभव है। कैसे, तो हागवैन महोदय के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है। गणित सभ्यता का दर्पण है, सभ्यता की संस्कृति की पहचान गणित से ही है। यदि हम आदि सभ्यता यानी प्राचीनतम सभ्यता, शुरुआती सभ्यता पर चिंतन करें तो हमें ज्ञात होगा कि मानव संस्कृति और गणित का विकास प्राय साथ ही हुआ है, और इसे समझने के लिए गणित का ज्ञान आवश्यक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि गणित का है जो सांस्कृतिक और समृद्धि का विकास गणित से ही संभव है। नेक्स्ट है तर्कसंगत, क्रमबद्ध एवं व्यवहारिक गुणों का समावेश एवं विकास। तो जो हम पढ़ रहे हैं गणित शिक्षण के दैनिक जीवन में उपयोगिता, तो जो तर्क संगत है, क्रमबद्ध है और व्यवहारिक गुणों का विकास किससे है, गणित से ही संभव है। क्योंकि गणित के शिक्षण में छात्र को सोचने के लिए, विचार करने के लिए और तार्किक ढंग से सोचने, तथ्यात्मक ढंग से हल निकालने हेतु प्रेरित करता है। और गणित का जब भी बालक अध्ययन करता है तो उसका माइंड बिल्कुल एक्टिव होता है, क्रियाशील होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बालक का इन विभिन्न क्रियाओं से बौद्धिक विकास होता है और खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास जागृत होता है, और आत्मविश्वास जागृत होने पर वह आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है चारित्रिक मूल्य स्थापित करने में गणित की उपयोगिता। तो चारित्रिक मूल्य स्थापित करने में गणित की क्या उपयोगिता है, तो हमें पता है कि भाई गणित का जो विद्यार्थी होता है वो क्या होता है, शुरू से ही सत्य और असत्य का अंतर स्पष्ट जान लेता है। वो बिल्कुल फैक्ट के द्वारा, तर्क के द्वारा किसी चीज़ के सत्य और असत्य होने के बारे में जान लेता है। और फिर बात करें तो गणित का अध्ययन करता जो स्पष्ट वक्ता होता है वह शुद्धता को सीखता है और विद्यार्थी में निरंतर नियमित रूप से कार्य करने की भावना को पुष्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हम कहें कि जो उसमें इस प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं जो उसके चारित्रिक मूल्य को और डेवलप करने में गणित का महत्वपूर्ण रोल जताते हैं। यानी मनुष्य के चारित्रिक विकास में मानव की अच्छी आदतें उसके चरित्र का आधार है, और गणित की शिक्षा मानव में इन्हीं आदतों को बनाती है और विकसित करती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं गणित का जो पाठक होता है वो चारित्रिक मूल्यों में भी श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है अवकाश का सदुपयोग।
अवकाश के क्षण में छात्र विभिन्न प्रकार की पहेलियाँ और विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन करके विषय को सरल बनाते हैं। गणित के रोचक और प्रभावकारी शिक्षण द्वारा छात्रों का समय का उपयोग करना सिखाया जाता है ताकि विषय रोचक बन सके। यानी जब अवकाश होता है तो खाली समय के उपयोग के लिए भी गणित की विभिन्न पहेलियों का अध्ययन करने पर बहुत ही गणित में भी रुचि बढ़ेगी और जो है अवकाश का सदुपयोग भी होगा। तो ये था मित्रों हमारा BSTC फर्स्ट ईयर का गणित का फर्स्ट पेपर। इसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पोस्ट करेगा। और यकीन मानिए फर्स्ट यूनिट में इससे बाहर आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने पूरे के पूरे मैटर को कवर किया है। इसमें याद करने लायक चीज़ें थोड़ी ज़्यादा है, तो आप इसको PDF को पढ़ के बार बार याद करें। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैंने भेज दी है, और अगर कोई भाई बंधु अगर टेलीग्राम ग्रुप में नहीं आया है तो उसके लिए मैं टेलीग्राम की लिंक कमेंट में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसमें थोड़ा समझाने का मैटर कम था, याद करने की ज़्यादा था, तो इसलिए थोड़ा उबाऊ भी लगा होगा आपको। लेकिन दोस्तों अगर हम 1 घंटा पढ़ने में भी इतना उबाऊ महसूस करते हैं तो खैर गणित में पास होने की उम्मीद भी करना गलत है, क्योंकि पूरे साल में अगर पढ़ाई नहीं हुई है और लास्ट में 2-2.5 घंटे अगर संघर्ष करके इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं तो इससे बेहतर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो मैंने मेरी तरफ से फुल एफर्ट्स लगाने की कोशिश की है ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छा और सॉलिड मैटर दे सकूं, और यकीन मानिए इससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं होगा और इससे बाहर भी कुछ नहीं होगा। तो क्लास को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।